नेता नगरी में अब बात होगी जम्मू कश्मीर के नतीजों की, और बात ये भी कि क्या जम्मू कश्मीर अगला दिल्ली होने वाला है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव रोज़मर्रा की खबरें बन जाता है। कैसे होंगे उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के रिश्ते, इस पर भी बात होगी। और ये भी कि चुनाव की नतीजों की फौरी आपाधापी के बाद अब जब राजनीतिक विश्लेषक नतीजों को देख रहे हैं, तब कौन से नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं जिनको स्पॉट कर पा रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें प्रभावी लग रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान, श्रीनगर से द हिंदू के जर्नलिस्ट पीरज़ादा आशिक और जम्मू से द स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे पीरज़ादा आशिक का। क्या माहौल है श्रीनगर में, सरकार की शक्ल कैसी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच किस तरह से पावर बैलेंस होगा, क्योंकि विधायकों के बैलेंस में तो बहुत फ़र्क है। और इस चीज़ को लेके क्या बातचीत चल रही है कि कांग्रेस की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही जिसकी वजह से टैली उतनी अच्छी नहीं हो पाई गठबंधन की जितनी हो सकती थी। पीरज़ादा आशिक जी, पहले तो ये बात कि पहली बार 30 साल में मैंने, जो मेरा जर्नलिस्टिक करियर रहा है, कि मैंने देखे पटाखे फूटते हुए इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर, और जिस तरह की खुशी एटलीस्ट एनसी वर्कर्स में है, उन्होंने वो एक्सप्रेस कर पाए सड़कों पे, जो कि यहाँ की रिवायत नहीं थी। हमने देखा 30 साल में बॉयकॉट पॉलिटिक्स भी था, मिलिटेंसी भी थी, लेकिन जिस तरह के नताइज सामने आए, जिस तरह का परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था स्ट्रीट पे भी। लोग खुल के सड़कों पे आ रहे हैं और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। यहाँ तक कि अब एलिगेशंस ये हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है, उन्होंने जो अपोजिट पार्टीज है, उनके घरों पे भी पटाखे फोड़े और उनके दरवाजों के बाहर। तो इस किस्म का माहौल है पहली बार कश्मीर में। मैं आपको बता दूं सौरव जी, अभी 10 मिनट पहले जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो फॉर्मली सपोर्ट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने ये भी जताया कि अभी तक कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने ये अल्फाज यूज किए कि ये जो अलायंस है ये एक बिगर कॉज के लिए है, ये इंडिया ब्लॉक की सेपरेट को मेंटेन करने के लिए है। तो हमारी तरफ से तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कोई मेजर डिमांड नहीं है पोर्टफोलियो को लेकर। बट ये बात भी सच है कि शायद कांग्रेस कोई पोर्टफोलियो को लेकर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने 32 सीटों से लड़ा था जेएंडके में और 6 से वो जीत के आए। और हमने आज फिर देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फॉर्मली सपोर्ट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। तो अगर आप स्ट्रेंथ देखें अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो तकरीबन 50 हो गई है बिना कांग्रेस के, ऑलमोस्ट 47-48 हो गई है बिना कांग्रेस के। तो एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो डिक्टेट कर सकती है इस अलायंस को। तो पोर्टफोलियो को लेकर मुझे नहीं लगता कोई इशू रहेगा दो पार्टीज के बीच में। तो ये है अभी तक का बड़ा मेजर जो आप कहेंगे फ्रेमवर्क जो हो रहा है कश्मीर में। सौरभ जी एलजी और उमर अब्दुल्ला के बीच वर्किंग ताल्लुकात कैसे रहने वाले हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जिस दिन नताइज आए, रिजल्ट्स आए, एनसी को ठीक ठाक मेजॉरिटी मिली, तो पहला जो स्टेटमेंट आया उमर अब्दुल्ला की तरफ से वो बहुत रिकंसिलिएटरी था। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है पहली बार 5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी कदावर लीडर ने इस तरह के रिकंसिलिएटरी रिमार्क्स यूज किए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कोई कन्फ्रंटेशनल अप्रोच ना रहे, चाहे वो सेंटर हो या राजभवन हो। उन्होंने यहां तक भी कहा कि हम चाहते हैं कि हेल्दी एंड वर्किंग, दिस इज द एग्जैक्ट टर्म यूज्ड बाय उमर अब्दुल्ला, हेल्दी एंड वर्किंग जो रिलेशनशिप रहे, चाहे वो राजभवन हो या चाहे वो दिल्ली हो। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जब नई सरकार बनेगी, उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से मिले जैसे कि अमित शाह और बाकी लोग। तो मुझे लगता है एक कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पता है उनको, ये भी पता है कि जब तक दिल्ली की हैंड होल्डिंग नहीं होगी, चाहे वो गवर्नेंस फ्रंट हो या और सारे मुद्दे हो, स्टेटहुड का हो, तो शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मुझे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगा उमर अब्दुल्ला का, जहां उन्होंने कहा कि
जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम तो एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं हैं, तो सम रिपेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेशनशिप। तो मैं ये कहूंगा कि द टोन हैज बीन सेट बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे विच विल अपसेट दिल्ली और सेंटर ऑन सर्टेन इश्यूज, और प्रोबेबली दे विल गो इन अ वेरी ग्रेडेड मैनर। जैसे फरूक साहब ने कहा कि उनके जब टॉप एजेंडा रहेगा, दैट विल बी एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दैट विल बी एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन। उमर अब्दुल्ला ने पहले जो कहते थे कि हम असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाएंगे आर्टिकल 370, अब वो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे या एक नोट पास करेंगे स्टेटहुड को लेकर। थोड़ा स्केलिंग डाउन है, एक ग्रेजुअल अप्रोच है। वो चाहते हैं कि दिल्ली को भी टाइम दे, राजभवन को भी टाइम दे, और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जब तक दिल्ली का हाथ वो ना थामे तो बहुत सारी चीजें पे वो डिलीवर नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। जुनैद साहब, जम्मू में क्या है हाल? देखिए, जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू रीजन की सूरत हाल इस वक्त ये है कि टोटल जो जम्मू रीजन से एमएलए इलेक्ट हुए हैं वो 43 हैं, और इन 43 एमएलए में से 35 के करीब 35 के करीब जो है वो हिंदू एमएलए यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, और उनमें से 29 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़कर जीते हैं। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनाव जीते हैं, और उसके अलावा बाकी जो एमएलए हैं, जिसमें प्यारेलाल शर्मा है, सतीश शर्मा है, और डॉक्टर रामेश्वर 3 और हैं, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट जीते। तो कुल मिलाकर 34 एमएलए हैं। जम्मू में स्थिति इस समय ये है कि जम्मू बड़ा कॉशियसली देख रहा है कि जो सरकार बनती है उस सरकार में जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, कौन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये, और दूसरा ये कि जम्मू इस बात पर भी गंभीरता के साथ यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन हो गई, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, बाकी कारोबारी वर्ग हो गए, क्योंकि यहाँ ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ा कॉशियसली सारी चीजों को देख रही है। हालांकि जो वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता, उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था कि क्या जम्मू को अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि जम्मू में एक हार्टबर्न तो जरूर है कि अगर हमारा मैंडेट, बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को था और घाटी को बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, तो फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्यों नहीं हुआ, वो एक हार्टबर्न तो है। और दूसरा ये कि जो जम्मू से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीते थे, जिसमें सतीश शर्मा है, पूर्व कांग्रेस नेता, बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, मदन लाल शर्मा पूर्व एमपी भी यहाँ से रहे, उनके सुपुत्र हैं, वो चुनाव जीते। 2 दिन तक वो भी चिंतन मंथन करते रहे, और फिर अचानक उनकी एक तस्वीर आई जिसमें उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ नजर आए, तो पता चला कि उन्होंने मुद्दों पर आधारित समर्थन उन्हें दे दिया है। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह जसरोटिया, वो बन्नी से एमएलए बने, उन्होंने बीजेपी के एक बड़े धुरंधर को वहां से हराया, तो वो भी श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने भी अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, और मेरी जानकारी के मुताबिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हो गए हैं। उसके बाद तीसरे जो थे प्यारेलाल शर्मा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही प्रत्याशी थे। इंद्रवाल से उन्होंने एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट के ऊपर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और उसके बाद जाकर दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। अब सौरभ जी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई फर्मली बिलीव कि ये एक डिविसिव मैंडेट है दोनों तरफ। जहां तक जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ताल्लुक है, वो उनकी भी कंप्लीट कंसोलिडेशन हुई, और उसी तरीके से जम्मू संभाग के हिंदुओं की भी कंप्लीट कंसोलिडेशन हुई, और मुद्दे परे रह गए, और नतीजा ये निकला कि जम्मू इज लार्जली स्टैंडिंग विद 29 सीटों के साथ बीजेपी के साथ। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जम्मू संभाग में हुई है, वो ये हुआ है कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी पुंछ जो इलाका है, वहां पर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी कबीला के लोग रहते। अब इस पहाड़ी कबीला में भी मेजॉरिटी मुसलमान है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया, और उस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को देने के बाद पहाड़ी कबीला के बहुत बड़े बड़े नाम, सैयद मुश्ताक बुखारी, मोहम्मद इकबाल मलिक, तालिब चौधरी, उसके अलावा कई और बड़े लीडर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। अब उनको ये तवक्का और ये उम्मीद थी कि शायद जो पहाड़ी कबीला को हमने एसटी दिया है, इस बुनियाद पर ये 8 की 8 सीटें जो रजौरी पुंछ की हैं, ये हम जीत लेंगे,
और अगर ये 8 सीटें इनके पाले में, बीजेपी के पाले में आती, तो बीजेपी का नंबर हो जाता 36 के करीब करीब। तो 36 पर उसके बाद बीजेपी के 5 नॉमिनेटेड आ जाते, 41 हो जाता, और 7 लोग रह जाते, तो वो मैनेज करना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हुआ ये कि राजौरी पुंछ में भी कम्युनल पोलराइजेशन के चलते मुस्लिम वोट मुकम्मल तौर पर कंसोलिडेट हुआ, और 1996 के बाद पहली बार राजौरी पुंछ की 8 में से 6 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चुनाव जीते। हालांकि इसमें से 2 लोग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन वो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट। कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते वो दोनों सीटें चली गई कांग्रेस के पाले में, लेकिन उन्होंने उन दोनों सीटों पर रेबल्स ने चुनाव लड़ा, और सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम और थानामंडी से मुजफ्फर खान, ये दोनों चुनाव जीत गए। और आज उसके बाद आधिकारिक तौर पर इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये लोग दोबारा से शामिल हो गए। तो इसको कंप्लीट कम्युनलाइजेशन और पोलराइजेशन के नतीजे में ये जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट के चलते जम्मू संभाग के 8 जिलों के 29 एमएलए विपक्ष का हिस्सा होंगे, और घाटी से केवल और केवल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग, और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद के भाई, ये 5 लोग घाटी से हैं जो विपक्ष में हैं, और 29 लोग जम्मू संभाग के सभी हिंदू मेजॉरिटी इलाकों से विपक्ष का हिस्सा होंगे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का आने वाले जो जम्मू कश्मीर के दिन हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ बट वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की संक्षेप में आपको बताएं जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों के बारे में।